क्वेश्चन नंबर 11 है so that the relation R in the set of A point in a plane given by एक सेट है A, इस सेट में क्या है all points in the प्लेन में जितने पॉइंट्स है वो सारा है सेट A और एक रिलेशन है R इक्वल टू P, Q such that distance of P from origin is same as the distance of the point Q from the origin. मैंने O को origin मान लिया तो O से P पॉइंट का डिस्टेंस और O से Q पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल है। हाँ बस वो इतना ही है। पहले पार्ट में बोला इसे ये बताओ ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन तो पहले रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करोगे? क्या डाल देते हो? 1,1 थर्ड डाल देते हैं। P और Q यहाँ पर पॉइंट्स है। ये P और Q कैपिटल P कैपिटल Q क्या पॉइंट्स है? कहाँ पे? इन द प्लेन। वो ओरिजिन है, P वो पॉइंट है प्लेन में। तो ओरिजिन से P पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल है ओरिजिन से Q पॉइंट का डिस्टेंस। तो ये रिफ्लेक्सिव कैसे होगा? कौन बताएंगे? है आपने किया है ना? हाँ हाँ वो तो पॉइंट सेम है। वैसे लिखेंगे एज O, P तो O, P ओरिजिन से P का डिस्टेंस अगेन ओरिजिन से P का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा। Therefore P, P belongs to R। Okay, P, Q है R। Therefore क्या हो गया? यहाँ पे लिखना पड़ेगा for all P belonging to what? P किसको बिलोंग करता है? A को करता है। एक क्या सेट ऑफ पॉइंट्स इन क्लियर ये है आपका ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? होगा सिमेट्रिक। ये रिफ्लेक्सिबिलिटी है सब। बारिश हो रही है क्या? बारिश है समोसा। आप यहाँ आ जाओ साथ में। अब इसको तो प्रूव करना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कैसे प्रूव करेंगे? सिमेट्रिक में कुछ मानते हैं, पहले कुछ मानते हैं। क्या मानते हैं? हमने मान लिया देख P, Q बिलोंग्स टू R, ये मान लेते हैं P, Q और इसी की हेल्प से जस्टिफाई करते हैं कि Q, P भी है उसमें। तो आपके P, Q रिलेशन में है ये माना, इसका मतलब आपने ये माना कि ओरिजिन से P का डिस्टेंस ओरिजिन से Q का डिस्टेंस क्या है? इक्वल। और इस इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 1 मान लिया फ्रॉम इक्वेशन 1। अब OQ इक्वल टू OP भी लिख सकते, समझ गए? तो इसका मतलब क्या होगा? तो मतलब हो गया Q, P also belongs to R relation। For all, ये for all का साइन है। For all P, Q belongs to A। समझे? आपने किया होमवर्क? देखो इसको, देखो
कितने थे? अब ट्रांजिटिव प्रूव करना है। ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए क्या मेथड होता है? हम दो चीज मानते हैं इसको। ट्रांजिटिव के लिए दो चीज मानते हैं, जैसे मानेंगे लेट ओपी, सॉरी नहीं, लेट पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू रिलेशन आर, then p comma q belongs to relation r, that is, इसका मतलब है अब ये मान लिया कि OP इक्वल टू OQ, एंड एक और चीज मानेंगे Q कॉमा S मान लेता हूँ also belongs to R, that is OQ इक्वल टू OS, इसको वन मानेंगे, इसको सेकेंड इक्वेशन, तो इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू OP इक्वल टू OS की हो जाएगा। OP की वैल्यू यहाँ OS डालते हैं, तो दिस implies P comma S also belongs to R for all P Q S belongs to capital. So it is transitive. सही है। इटाबल्स टू लिखोस, इसके एक और पार्ट भी है 11 का, तो बोला है further so that the set of all points related to point P is the circle passing through P with origin as a center. ये बोल रहा है पॉइंट P, जितने भी पॉइंट रिलेटेड है P से जितने भी पॉइंट क्या है रिलेटेड है P से, कोई पॉइंट है मान लो T, हम कब कहेंगे इस रिलेशन के हिसाब से कि P रिलेटेड है T से, OP इक्वल टू OT आ जाता है। तो बोला कि जितने भी पॉइंट है जो P से रिलेटेड है ना, वो एक सर्कल पे लाई करेगा। कहाँ पे लाई करेगा? सर्कल पे। हेलो, हाँ हाँ, समझे? क्या समझे आप? कि जितने भी पॉइंट P से रिलेटेड है वो सारा एक सर्कल पे होगा। वो सर्कल P पॉइंट से पास करेगा और सेंटर ओरिजिन रहेगा। सही बात है। ठीक है, एक सर्कल बनाओ जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस है OP। तो इसका रेडियस हमने सर्कल का OP ले लिया। अगर कोई Q पॉइंट है तो Q P से रिलेटेड होगा, क्यों? क्योंकि रेडियस सेम होगा। तो इस सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट है, वो सब रिलेटेड है किससे? P से। क्योंकि उसका डिस्टेंस ओरिजिन से उसके बराबर नहीं है। P से कोई पॉइंट रिलेटेड तभी होगा जब P का डिस्टेंस ओरिजिन से जितना है वो सर उतना ही दूसरे पॉइंट का भी होना चाहिए। तो ये इसका डिस्टेंस OP है, ओके, और पॉइंट इसका भी डिस्टेंस OP है साइड में, राइट साइड। ये और वो तो यहाँ फिक्स है ना, ओरिजिन है। ये सर्कल के अंदर ही होगा, सर्कल के अंदर भी नहीं होगा, सर्कल पे होगा। तो इस सर्कल को जितने भी पॉइंट है ना, हमने एक सर्कल बनाया है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस OP है। तो OP रेडियस वाले सर्कल के जितने पॉइंट्स है ना, हर एक पॉइंट रिलेटेड है P पॉइंट से, और उनका डिस्टेंस OP होगा। हां, का डिस्टेंस इसका पॉइंट का सेटअप ऐसे कोई पॉइंट आ गया, उसका डिस्टेंस OP होगा। वही तो होता है। एक पॉइंट डाल दो, नहीं यहाँ से P क्यू क्या कब रिलेटेड? जब O से P का डिस्टेंस और O से Q का डिस्टेंस इक्वल है।
समझा क्या डाउट? मुझे एक और पॉइंट आ इसका रीजन ये दोनों सेम हो जाएगा। ओरिजिन से होना चाहिए। ओरिजिन तो है पॉइंट आउट मैं प्लीज होना चाहिए ये लगा आपने बोला प्लीज जो पॉइंट है उससे होना चाहिए। हम बोले इस सर्कल पे जितने भी पॉइंट है ना सबका डिस्टेंस ओरिजिन से ओपी के बराबर ही हो। ओरिजिन से वाला पार्ट होती है, समझे बात? तो बिकॉज ऐसे उसको जस्टिफाई करने के लिए बोला था, क्या करो तो प्रूव करने के लिए बोला है। क्या लिखोगे इसमें आप? हाँ ये सेंटेंस को कुछ लिखना पड़ेगा। इससे बोला है further show that the set of all points related to point P is a circle passing through P with origins adjacent. हम ऐसे लिखेंगे if the circle with center O and radius OP, so all the points on the circle must be equal at equal distance from the origin. समझे? क्या लिखोगे? और points on the circle with center O and radius OP must be equal to OP. As defined equal. Therefore, all points related to P are on the circle. Correct? ठीक है। अब कौन सा डाउट है? 13 12 हो गया था। 12 का जो दूसरा पार्ट है, which triangles among T1, T2 and T3 are related? देखिए उसका तो 12 देखो। 12 so that relation are defined on the set A of all triangles. एक सेट A है all triangle का set. So that the relation are defined in the set all of triangle और रिलेशन दिया हुआ है T1, T2 such that T1 similar to T2. ये रिलेशन होता है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन। ये तो बहुत आसान है। क्यों? T1, T1 T1 must belongs to R, while as
T1 and T1 itself are similar. समझे? ये सिमेट्रिक हो ट्रांजिटिव के लिए लेट ट्रांजिटिव के लिए पहले लेट करते हैं T1, T2 मैं को पढ़ेगा कैसे पढ़ेगा तो इस सिमेट्रिक करेंगे लेट T1, T2 belongs to R therefore इसका मतलब क्या हो गया आपने मान लिया T1 similar to T and if T1 similar to T2 then T2 similar to T1. This implies T2, T1 also belongs to R. अगर T1 T2 रिलेशन में है तो T2 T1 की रिलेशन में होगा और T1, T2 belongs to A set. Set A में क्या है? Set A में all triangles. ये हो गया set. So it is similar. यहाँ पर डिफ्लेक्सिंग नहीं है. So it is flexible. मैं जाता हूँ. और ट्रांजिटिव चेक करना है. इधर चेक कर लो. इसमें दो चीज अज्यूम कर दे. ट्रांजिटिव में दो चीज अज्यूम कर. लेट T1, T2 belongs to R. That is, हमने ये मान लिया कि T1 सिमिलर है T2 के. एंड एक और चीज अज्यूम करते हैं. T2, T2 belongs to R. That is, T2 similar to T2. ठीक है. अब इस दोनों की हेल्प से हमें प्रूव करना पड़ेगा कि T1, T3 also belongs to R. तो हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. अगर T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है, T1 T3 भी सिमिलर है. This implies T1, T3 belongs to R for all T1, T2, T3 belongs to A. So it is transitive. हो गया. इसमें और भी पार्ट है. So it is equivalence. Equivalence relation. उसके बाद इसमें पूछा गया आपसे कंसीडर 3 राइट ट्रायंगल विद साइड इन राइट एंगल है. राइट एंगल ट्रायंगल इसकी साइड है 3, 4, 5. T1 एक ट्रायंगल है. ये ट्रायंगल का नाम है T1. T2 भी एक ट्रायंगल है. एक ट्रायंगल है T2. इसकी साइड्स है 5, 12 एंड 13. एक और ट्रायंगल है T3.
इसका साइज है 6, 8, 10. Which triangle among T1, T2 and T3 are related? T1 and T3 are related. Why? Because they are similar. The corresponding sides, the ratio क्या है? Same. 3/6 half आ जाएगा, 4/8 भी half आ जाएगा, 5/10 भी half आ जाएगा. So T1 related to T3 as they are similar. क्योंकि ये सिमिलर, समझे? ओके, 13 हो गया. अब देखिए 13. So that the relation R is the set of all polygon. एक सेट A है, all polygon. और रिलेशन दिया हुआ आपको T1, P2. T1, P2 such that T1 and T2 have same number of seconds. तो आपको कहना कि इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन है क्योंकि P1, P2 belongs to R. P1, P1 belongs to R as P1 and P1 must have equal number of sides. ठीक है? ये प्रश्न आपने किया था प्रश्न? Good. अब so therefore it is reflexive. Symmetric है कि नहीं? वो देखो जब तो सिमेट्रिक के लिए पहले अज्यूम करते हैं. क्या अज्यूम करते हैं? Let T1, P2 belongs to R. That is number of sides. इसको मैं शॉर्ट करके लिखता हूँ. N of P1 equal to N of P. So इसी से पता चल रहा है अगर N of P1 equal to N of P2 है, N of P2 equal to N of P1. So P2, P1 belongs to R. और all P1, P2 belongs to A. ये सिमेट्रिक हो गया. ठीक है. अब पहले ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव के लिए दो चीज अज्यूम करते हैं, लेट करते हैं. लेट P1, P2 belongs to R. That is number of side in P1, so the number of side in P2, and P2, P3 belongs to R. That is N of P2 equal to N of P1 equal to N of P3. इसको 1 मार्क from equation 1 and equation 2. N of P1 equal to N of P2 and N of P2 equal to N of P2. तो इस दोनों से N of P1 equal to N of P3.
ठीक है, तो P1 comma P3 also belongs to for all P1, P2, P3 belongs to parameter. समझे? तो इट इज करेक्ट। ये सब क्वेश्चन ज्यादा आसान है, बस लिखना ही है, ये ऑब्वियस है, सारा प्रूव करना है ना। तो पानी चाहिए, हाँ एक ही जैसे वही बता रहा हूँ, टाइम पास नहीं है, मतलब एक तरीके से लिखना ही है। तो इसमें एक और दूसरा पार्ट भी है इसका। What is the set of all elements in A related to right angle triangle with side 3, 4, 5? एक पूरा राइट एंगल ट्रायंगल है 3, 4, 5 का बोला, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। बोलता है ये ट्रायंगल इस जो सेट ए है ऑल पॉलीगन का, उसमें किसके किसके साथ रिलेटेड है? ऑल ट्रायंगल के साथ, क्योंकि ट्रायंगल होने के लिए बस 3 साइड होना चाहिए। ठीक है, तो ऑल द ट्रायंगल, तो और triangles are related, all triangles in set A are related to triangle related to given triangle। समझे? पक्का तो लिखो प्लीज, या था आपने आगे उसको पहले आपने लिखा है। सो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, हेंस relation is equivalence to give flexibly symmetrically और logically। हालांकि ये जो सेंटेंस लिखा पहले लिखना चाहिए था, इसके बाद ही लिखना चाहिए, कोई बात नहीं। एडवांस दिया था, नहीं दिया था। तुम दोनों खुद अच्छा हुआ बता रहे हैं, हो जाएगा मतलब 150 नंबर आ रहा है उसके सेक्शन के, और एक निखिल के 120 के आसपास आ रहा है, 120 में मिल जाता है। कंप्यूटर साइंस में जाएगा अगर फीमेल ग्रेजुएशन बट ऐसे बॉयज के लिए तो लाइक 120 करना है। ओके, कब आ रहा है एडवांस करके पता है? अगले महीने। ओके, तो ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया सबसे? 14 नहीं हुआ तो 14 का आ रहा है, एक बार ट्राई करो तो 14 भी आसानी है। ऐसी पैरेलल और पैटर्न लाइंस की बात कर रहे हैं। पैरेलल मतलब समझते हो, इसके ऊपर भी है ना, तभी वो पैरेलल ही है। मीट कर देंगे, हर पॉइंट पे मीट कर देंगे। So sorry, A be the set of all lines in XY plane and R be the relation in F, defined as R equal to L1, L2.
L एक सेट है, सेट ऑफ all lines, all lines, all lines in X Y. ठीक है, और रिलेशन है आपका L1 comma L2 such that L1 parallel to L2. Is equivalence relation. ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो रिफ्लेक्सिव इसलिए एज L1 पैरेलल टू L2, L1 पैरेलल टू L1, ये लाइन खुद के साथ पैरेलल तो है, ट्रिगोनोमेट्री जब मीट करता है नहीं, ये भी पैरेलल, ये दोनों का स्लोप सेम रहा होगा, मतलब कि कोइंसिडेंट लाइन है, एक ऊपर एक आ गया तो, और इसको हम पैरेलल समझते हैं, वही ना वो कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है थोड़ा सा, इनको पैरेलल है, पैरेलल का मतलब ना दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए, यहाँ लोग ऐसे देखते हैं दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए, as L1 is parallel to L1. So therefore L1 comma L1 belongs to R, or all L1 belonging to L. Symmetrically let करेंगे, let L1 comma L2 belongs to R, let L1 comma L2 belongs to R, that is L1 parallel L2 मान लो, therefore so L2 parallel L1 हो जाए, this implies L2 comma L1 also belongs to R, or all L1 L2 belongs to C. इसका मतलब है ट्रांजिटिव होगा, सॉरी इसका मतलब वैसे ट्रांजिटिव के लिए भी कर लेंगे, उसमें दो चीज लेट करते हैं, लेट L1 comma L2 belongs to R relation, that is L1 parallel L2, and L2 comma L3 also belongs to R, that is L2 parallel, sorry यहाँ पे L1 L2 parallel L3, अगर L1 L2 का पैरेलल है और L2 L1 का पैरेलल है, इसका मतलब L1 और L3 भी पैरेलल फ्रॉम इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2, L1 parallel to L3, this implies L1 comma L3 also belongs to R, for all, ये for all जरूर लिखना, लेकिन for all L1 comma L2 comma L3 belongs to set L. So it is transitive. फिर लिखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन दिया, ठीक है, एक और पार्ट है इसका, एक और पार्ट है, so that वो तो हो गया, find the set of all lines related to y equal to 2x plus 4, set of all lines related to y equal to 2x plus 4,
बताओ इससे रिलेटेड कौन कौन सा लाइन होगा, उसका स्लोप सेम होगा। सही बात है। आर वाई इक्वल टू 2x प्लस सी कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट हो सकता है। प्लस 4 है ना ये, तो इसका स्लोप क्या है, 2 है। इसका स्लोप ये क्या है, 2 है। कांस्टेंट इसमें कुछ भी हो सकता है। प्लस माइनस कहाँ लिखा मैंने, नहीं 2 स्लोप है, जैसे 5 भी रखोगे ना तभी दोनों रिलेटेड है, तभी दोनों का स्लोप सेम। इसलिए बहुत सारे लाइंस होंगी, 90 मेनी लाइंस होंगी जो इसके पैरेलल होंगी। बस कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी रख सकता है तुम्हारे, सी इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। समझे? सारे रियल सारे लीगल सी स्विच नहीं है, where c is arbitrary constant। इंटीजर भी होना चाहिए, √3 भी हो सकता है वहां पे, बस कुछ भी हो सकता है, बस स्लोप सेम होना चाहिए। y इक्वल टू mx प्लस c में m होता है स्लोप, नहीं एमसीक्यूज हो गए, 2 एमसीक्यूज है। डाउट है उसमें, डायरेक्ट आपने किया 2 एमसीक्यू 15 और 16। चलो अभी करो तो एमसीक्यूज करो तो खुद से एक बार। समझ में आया। देखो ये जो मैं बोलूं, एक लाइन है y इक्वल टू 2x प्लस 4, इसके पैरेलल लाइन बताओ। ये y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म, m यहाँ पर स्लोप होता है। और दो लाइन पैरेलल कब होते हैं, जब उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं, समझे? y इक्वल टू 2x प्लस 4, इस लाइन का स्लोप कितना है, 2। तो आप बहुत सारी लाइन ले सकते हो, 2x प्लस 7 ले लिया, ये भी इसके पैरेलल है, तो इनका स्लोप सेम है। यहाँ पे 7 के बजाय कुछ भी रख सकते हैं, इसलिए मैंने c रख दिया। c कुछ भी हो सकता है, आर्बिट्री मतलब कुछ भी, ठीक है। एमसीक्यू ट्राई करो तो होता है क्या, अनलिमिटेड आवर्स। पुलिस को नहीं आया रिलेटिव से मिलने गया है। अरे भी नहीं आर्यन, आर्यन भी गया है सर। हाँ जी सर, बोलो। हाँ भाई, तुम्हें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाने में धूप नहीं लगती और यहाँ पे आने में धूप लगती है। सर सुबह 8 बजे और इस शाम के 4 बजे में डिफरेंस होता है। हाँ सुबह, अरे भैया 9 बजे धूप उग जाती है। सर सुबह 34 समथिंग 32 अभी तो बाहर बारिश का मौसम है। नहीं सर, धूप की आ रही है मेरे यहाँ तो। ठीक है, लिखिए हो गया क्या टाइम से क्यूज, देखो देखो कौन सा भी चेक कर। हाँ दोनों ऐसे, हाँ हाँ जब सभी आए थे ना उस समय दोनों चलाए थे ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। हाँ जी, और कोई डाउट्स है? एमसीक्यू दोनों हो गए, आपके भी दोनों हो गए। एमसीक्यू करो ना, आपने किया है आरुष, आपने किया था दोनों, मान्य जी दोनों हो गए, ओके लगता तो सही है। बनाया नहीं, आ नहीं रही, पता नहीं क्या है।
पूछना ना आप आएंगे तो हाँ हाँ क्या क्या है डिजाइन क्या डिजाइन है डिजाइन है आपने गंदी की है गंदी हो गई है वही डिजाइन बनाते हैं फिर हाँ ये लिख लिए सब हाँ? अच्छा हाँ वो क्वेश्चन दिया था करने के लिए हो गया मान्य अब हम लोग करेंगे फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन हाँ फंक्शन देखो क्या और रिलेशन रिलेशन if with relation बनाना small f और relation small f is said to be a function from set x to set y एक रिलेशन ही फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा उसके लिए कंडीशन है इफ एवरी each and every element of set x related to set y समझ गए और रिलेशन f is said to be a function from set x to set y if each and every element of set x each and every element of set x has ऐसे लिखिए unique image in set समझे each and every element of set x has unique image in set y for an example हम मैपिंग से समझाता फंक्शन से एक सेट 11x और एक सेट 11 1 2 3 a b ये फंक्शन है कि नहीं आलू छोटा है हाँ फंक्शन नहीं है आप बताओ आप बताओ आंसर होना चाहिए होगा आप क्या बताओ आपको बताओ मानने चाहिए आप बताओ भाई 2 हाथ 3 नान ऑनलाइन में से पता चला ये फंक्शन है कि नहीं है नहीं है सर क्यों क्यों नहीं फंक्शन हम x सर सबकी यूनिक इमेज नहीं है ना हाँ यूनिक इमेज नहीं है सबकी इसका यूनिक इमेज नहीं है X सबकी 1 का कितना इमेज है एक ही इमेज है 2 का भी यूनिक इमेज है 3 का भी यूनिक इमेज है सॉरी सर सबके सही अरे अरे भैया हमने क्या बोला ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स एक्स के हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए ये पहले 1 का कितना इमेज है एक ही इमेज है अगर ऐसा होता ना तब फंक्शन नहीं होता तब ए का 2 इमेज है सिंगल यूनिक समझ गए ना एक जगह है तो हाँ यूनिक की जगह ओनली वन है
सिंगल यूनिक एलिमेंट प्रोसेस वाले से कांड हो गया ऑब्जर्व करते हैं लोड के लिए बताते हैं समझ लो क्या समझ लो ये फंक्शन है यही समझ है क्यों फंक्शन है हम x टू y फंक्शन की बात कर रहे हैं क्योंकि x के हर एक एलिमेंट का y में यूनिक इमेज समझा इसको लिख लो यहाँ पे कॉल होगा जो सेट x है सेट x इज कॉल डोमेन set y is called set y is called codomain और रेंज क्या होता है रेंज इज सेट ऑफ इमेजेस सेट ऑफ इमेजेस को बोलते हैं रेंज इन दिस एग्जांपल डोमेन क्या है इसका 1 2 कोडोमेन क्या है सेट ऑफ इमेजेस एंड वाई कोडोमेन क्या है इसका ए बी और सेट कंटेनिंग ए एंड और रेंज क्या है इसका रेंज है ओनली बी उससे बी इमेज बना डोमेन कोडोमेन एंड रेंज ठीक है तो रेंज पर है कि कोडोमेन पर है आप उस बताइए रेंज इज बिगर और कोडोमेन इज बिगर रेंज कोडोमेन इक्वल हो सकता है हो सकता है इसके बाद में नहीं लिख सकते हाँ बोलो मिटाने के बाद चलो कोई बात नहीं किसी से कॉपी करते हैं और है टाइप्स ऑफ फंक्शन टाइप्स ऑफ फंक्शन पहला है 1 1 और 1 2 1 और इसका नाम है इंजेक्टिव ठीक है और फंक्शन एक फंक्शन है अरे फंक्शन होना चाहिए f such that x to y ये कह रहा हूँ f एक फंक्शन है from x to y a function f from x to y is said to be what one if distinct element of x and distinct images. ये फंक्शन का टाइप है समझता है ना क्या कहना चाह रहे हैं एग्जांपल दे रहे हैं जैसे x लेवल जैसे y लेवल 1 2 3 A B C D ये वन और फंक्शन एक्स का डिफरेंट एलिमेंट लिया ना तो तीनों का अलग अलग इमेज आ रहा है डिफरेंट इमेज आ रहा है हम इसमें स्क्वायरिंग जो भी है ये 1 1
स्क्वायर मेथड वन में एक ही इमेज है, वन सी एक ही से कनेक्टेड है, बी भी सी एक ही से कनेक्टेड है, तो इसका वन का, टू का, तीन का, तीनों का डिफरेंट इमेज है। स्क्वायर होगा, स्क्वायर मेथड हाँ वी वांट वन मिनिमम वगैरह डिपेंड करेगा डोमेन क्या दिया होगा। माइनस अगर नेचुरल नंबर दो पे होगा तो वन टू वन, और हम लोग इंडिया और रियल नंबर लेंगे तो नहीं। माइनस को हाँ माइनस को ये वन टू वन का समझे था, कि डिफरेंट इनपुट का डिफरेंट आउटपुट होना चाहिए, ऐसे बोल सकते हो आप, डिफरेंट इनपुट का डिफरेंट आउटपुट होना चाहिए। अच्छा इसमें और लाइन जोड़ देना, अदरवाइज अगर वन वन नहीं है, अदरवाइज फंक्शन इज रियली वन, अगर वन वन नहीं है तो ये वन वन है। अब उसको बताओ, ये वन वन है कि नहीं है? क्यों नहीं है? नहीं इस वन में क्योंकि दोनों का सेम वन गलत आंसर है। आप बताओ वन वन है कि नहीं है? क्यों नहीं है? है तो ये फंक्शन ही फंक्शन ही नहीं है। ये क्वेश्चन सीबीएसई वालों ने डाला था, पूछ रहे थे वो फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन होने के लिए तीन का, थ्री का आउटपुट होना चाहिए कम से कम। फंक्शन के लिए क्या होना था, एक्स के हर एक एलिमेंट का यूनिक आउटपुट होना चाहिए। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स शुड हैव यूनिक इमेज इन वाई। वन का एक इमेज है, टू का एक इमेज है, लेकिन थ्री का कोई इमेज ही नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं है बेसिकली। अरे ये तो सही हुआ, उसका फंक्शन है उसके पर आप बताओ वन वन है कि नहीं? क्योंकि डिफरेंट इनपुट का डिफरेंट आउटपुट नहीं बन रहा है, सो इट इज व्हाट मीनिंग वन। ठीक है, ठीक है अभी से। समझ गए? क्या बोलो अब एक और अलजेब्रिक मेथड है वन वन चेक करने का। देखो मेथड चेक वन वन, मेथड टू चेक वन वन। पहले लेट f of x1 is equal to f of x2 where x1 comma x2 belongs to domain, जो भी डोमेन रहेगा उसमें होना चाहिए। हमने क्या मान लिया कि f of x1 equal to f of x2, फिर x1 x2 क्या है, डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो वन वन अगर f of x1 और f of x2 इक्वल है तो वन वन होने के लिए क्या कंडीशन होगा, x1 और x2, x1 में फंक्शन की वैल्यू और x2 में फंक्शन की वैल्यू क्या सेम। तो वन वन होने के लिए क्या होना पड़ेगा इसमें, x1 इक्वल टू x2। क्यों? क्योंकि अगर x1 x2 सेम नहीं है, अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट इनपुट का सेम इमेज आ गया, फंक्शन की वैल्यू x1 पे और फंक्शन की वैल्यू x2 पे सेम है और x1 x2 डिफरेंट नंबर है, तो डिफरेंट इनपुट का डिफरेंट आउटपुट नहीं है, सेम आ गया। x1 का इमेज और x2 का इमेज यहाँ पे सेम। ये कहना चाह रहे हैं x1 और x2 का इमेज सेम है, तभी हो सकता है जब x1 x2 भी सेम ही रहा हो। मतलब कि x1 पे फंक्शन की वैल्यू और x2 पे फंक्शन की वैल्यू सेम होना है और ये वन वन है, ये एक ही शर्त पे होगा जब x1 x2 भी बराबर रहा हो, x1 इक्वल टू x2।
आपने पहले मानना है कि f(x1 = f(x2) है, फिर इसको सॉल्व करके x1 = x2 आया ओनली, और कुछ नहीं आना चाहिए, ओनली f is 1 1, otherwise many 1. समझे? इसको लिखो। जब आरोप इसके बाद है ऑनटू फंक्शन। ऑनटू का दूसरा नाम है सरजेक्टिव। सरजेक्टिव फंक्शन क्या होता है पहले समझाता हूँ, फिर लिखा है। ये मान लीजिए सेट एक्स है और ये सेट वाई 1 2 3 ए बी सी ए बी। तो सब्जेक्टिव होने के लिए देखो 1 को मैंने ए से कनेक्ट कर दिया, 3 को बी से, 2 को भी ए से। ये 1 1 फंक्शन है और उसके लिए बहुत धीरे चलता है, आपको मैनेज करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या होगा? ये 1 1 है कि नहीं? क्यों नहीं है? 2 और 1 का सेम क्या है? आउटपुट या इमेज। तो अगर ये फंक्शन x to y है ना, तो y वाले सेट में ही हमारा इमेज बनेगा। 1 का इमेज a है, तो a का क्या 1 है? प्री इमेज। a का प्री इमेज क्या है? प्री इमेज। हाँ, जो सेट x है ना, अगर x to y फंक्शन है तो सेट x के एलिमेंट को बोलते हैं प्री इमेज और सेट y के एलिमेंट को बोलते हैं इमेजेस। तो 1 का इमेज a है, 2 का भी इमेज a है। फिर आपसे पूछो a का प्री इमेज क्या क्या है? प्री इमेज दो हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, b का प्री इमेज क्या है? तो ऑनटू फंक्शन होने के लिए जो कोडोमेन वाला सेट है उसके हर एक एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए, तब वो अगर इसको ऑनटू होना है तो ये फंक्शन है एक्स वाई, तो ये सेट वाई के ईच एंड एवरी एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए सेट एक्स, तब ये ऑनटू माना जाएगा। ABC होगा, हाँ, ABC होगा, छोड़ो, ये है कि नहीं है? सही बात है। और और एलिमेंट है तो C, तो ये ऑनटू नहीं होता है, यही बात है। वाई के हर एक एलिमेंट का क्या होना चाहिए? प्री इमेज होना चाहिए। ठीक है, समझे? अब ये तो ऑनटू फंक्शन क्या होता है? और फंक्शन f from set x to set y is said to be onto if every if for all y belongs to capital Y, y element है capital Y और all y belongs to capital Y, there exists x belonging to x। ये वही करना चाह रहा है। y एक एलिमेंट है, वेरिएबल एलिमेंट है सेट y का। y किसको बिलोंग कर रहा है? सेट y का। सेट y के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए, x होना चाहिए, सेट x। ये बात समझ में आ गई? पहली खबर
और ऑल y बिलोंग्स टू कैपिटल y। y क्या है? कैपिटल y का एलिमेंट है। तो स्मॉल y लेयर ऑफ कैपिटल y से, तो स्मॉल y के लिए स्मॉल x होना चाहिए कैपिटल x। x है 3 इक्वल्स। इसका मतलब डोमेन और रेंज में क्या फर्क, तो डोमेन और रेंज में क्या फर्क रहा होगा? अगर ऑन टू फंक्शन है तो कोड डोमेन और रेंज में क्या रिलेशन है? दोनों सेम है। एक और तरीका होता है रेंज इक्वल टू कोड डोमेन होता है, रेंज इक्वल टू कोड डोमेन। If range equal to कोड डोमेन, then function is on to, otherwise into फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये तो ऐसा है। हो रहा है? बता दो, देखिए जब ऑन टू नहीं होगा, देखिए जब कोड डोमेन में कोई एलिमेंट खाली रह जाएगा जिसका कोई प्री इमेज है ही नहीं, वो इनपुट हो जाएगा। निकाल दो। ये होता है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन आपको क्या होता है? If a function is both 1 and on, then it is called bijective। अगर वो 1 भी है और ऑन टू भी है, वो बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, बाइजेक्टिव बनाया जाता है तभी उसका इनवर्स एक्सिस्ट करेगा। ठीक है, अब निकालो 1.2। ठीक है, 1.1 निकाल दो। अगर पहला क्वेश्चन 1.2 सॉरी 1.2 तो फर्स्ट क्वेश्चन दो। हाँ, 1 एंड ऑन टू। अगर 1 भी है एंड ऑन टू भी है तो वो बाइजेक्टिव है। हाँ, ऑन टू भी है। सही बात। So that f एक फंक्शन है r स्टार
अब जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तब समझ में आ जाएगा आपको। So does the function r star to r star defined by fx equal to 1 by x is 1 1 and on 2. फिर r star जो है ना सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। r star क्या है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। तो 1 1 चेक करने के लिए क्या बताया था? Let f of x1 equal to f of x, और इसको सॉल्व करके x1 equal to x2 आना चाहिए। तो f of x1 क्या हो गया? 1 by x1, और f of x2 1 by x2, x1 equal to x2 है। Therefore this implies a 1 1 more। ठीक है। ऑन टू कैसे चेक करोगे? ऑन टू चेक करने के लिए एफ एक्स को हम लोग वाई मानते हैं, ये बन जाएगा वाई इक्वल 1 बाई एक्स। इसके बाद एक्स निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ वाई, एक्स आ जाएगा 1 बाई 1। अब आपको ये देखना पड़ेगा फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन। कोडोमेन क्या है? आर स्टार। आर स्टार क्या? रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। So if you take any y of this r star, you will get x in domain r star. कैसे मिलेगा? यहाँ पर डाल देना। सिर्फ y इक्वल टू जीरो के लिए नहीं मिलेगा, तो y को इसमें जीरो और इसमें भी जीरो नहीं। y कुछ भी आपको कोई ना कोई x मिल जाएगा इस रिलेशन से। जैसे मान लो y को हाफ रख दिया तो x हो जाएगा, x को सॉरी y को 3 रख दिया तो x 1 by 3 हो जाएगा। तो हर y के लिए x मिलेगा आपको, क्या मिलेंगे? और y belongs to r star कोडोमेन। Here exists x belonging to लेवल आर स्टार, दोनों से लिए दोनों रिपोर्ट में आता है यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को यूज करके हर y के लिए आप x निकाल सकते हो। मतलब हर एक एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज 3 इमेजेस। Okay. क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करिएगा। हाँ, अच्छा इसके और पार्ट किए। अच्छा ये लिख लिया और उस चलिए एक्सेप्ट उससे बोला है जो आर स्टार इज डिफाइंड दैट, उसमें लिखा हुआ है कि आर स्टार क्या है यहाँ पे। मतलब नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब जीरो को छोड़ के बाकी सारा रियल नंबर। अब देखिए ये फंक्शन है, डोमेन को नेचुरल नंबर कर दिया और कोडोमेन को आर स्टार ही रखा। आर स्टार क्या? नॉन जीरो रियल नंबर, और एफ एक्स वही है 1 बाई एक्स। तो 1 1 के लिए एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। x1 x2 किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर। एफ ऑफ x1 हो जाएगा 1 बाई x1, x2 हो जाएगा 1 बाई x2। यहाँ से x1 इक्वल टू x2 आ गया, therefore ये 1 1 हो गया। जैसे रिप्लेस किया ना वैसे ही। हाँ यार देखो x कोई भी नेचुरल नंबर रखोगे आपको y मिलेगा, क्या? रियल नंबर मिलेगा। यहाँ पर रियल नंबर चलेगा। अगर ये भी चेंज कर देता ना n
ये 1 1 भी नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि x को 2 रखते तो y 1/2 आ जाती, 1/2 है ही। तो उसको वो डोमेन को सेम रखा है, बस डोमेन को चेंज किया। तो fx इक्वल टू 1/x, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर रखो x, आपको कोई ना कोई रियल नंबर मिल जाएगा। अच्छा, x1 इक्वल टू x दिया 1 1 आ गया। अब ऑन टू के लिए क्या करना है? पहले मानना है fx को y, ये जो फंक्शन गिवन है वो fx को y डालोगे, y इक्वल टू 1/x होगा, बस x हो जाएगा क्या 1/y। अब बताओ आरुष हो जाएगा क्या? हर एक y के लिए y कहां से लेना है? r स्टार से। हमारे पास x है नेचुरल नंबर में कि नहीं? 1 2 3। Does every y belonging to r star have x in the end? नहीं माइनस x की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, और x हमारा डोमेन नेचुरल नंबर है, और भी नहीं है, y को 2 भी नहीं रख सकते। y को 2 रखोगे तो हाफ, और हाफ इज नॉट ए नेचुरल नंबर, नहीं? यहाँ पे लिखेंगे और एक एग्जांपल देखें फॉलो करते, और y इक्वल टू 3, x is coming 1/3, and this does not belong to domain natural number, so it is not on, और इधर से इंटू है, समझे? हर एक y के लिए x मिलेगा क्या? जैसे एक एग्जांपल लिया, y को आप 3 रखो तो x आएगा 1/3, जो कि नेचुरल नंबर में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो तो समझो। तनिष्का समझ में आ रहा है? आपको तो पहले भी कराया हुआ ऐसा है ना? जी सर, फंक्शन करा नहीं था अभी। अच्छा, रिलेशन कराया था। जी, रिलेशन करा था। यस, समझ में आ रहा है? सर सभी नहीं आ रहा था समझ में, पर आप वीडियो भेज देना पिछले क्लास की। ये फंक्शन तो नया ही है। सर 1 1 ऑन 2 नहीं पता ना मुझे, हाँ, 1 1 ऑन 2 नहीं पता मुझे। आज ही तो सिखाया हम लोगों ने आपको, फंक्शन तो आज ही स्टार्ट किया है मैंने। इंजेक्टिविटी मतलब 1 1 लिखा है ना, तो 1 1 का फंक्शन आप क्या है? इंजेक्टिविटी। देखो चेक करो इंजेक्टिव है कि नहीं। इंजेक्टिव मतलब 1 1 चेक करना है, सब्जेक्टिव मतलब ऑन, और बाइजेक्टिव मतलब वो 1 1 है तो क्या है? क्या है बाइजेक्टिव? बाइजेक्टिव का ऐसे करके देखना होता है। लेट f of x equal to f of x2, where x1 x2 belongs to x1 and 1, वो लिखना है। फिर कौन सा बिट x1 equal to x2 आ जाएगा। ये 1 1 है कि मैंने बताया 1 2 3 1 2 3 Let's go to the square अब y रखोगे नेचुरल नंबर पर
x नेचुरल नंबर नहीं भी आ सकता, देखिए y इक्वल टू x स्क्वायर होगा, x इक्वल टू 5 हो जाएगा। जब y मान लो 5 रखो, x आएगा तो 5 और 2 का नेचुरल नंबर तो क्या है ऐसे। मुझे ऐसे बोल दो क्वेश्चन 2 f एक फंक्शन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल और एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है एक्स स्क्वायर। ये 1 1 है कि नहीं देखो सर 1 1 है, ऑन टू नहीं है ना? हाँ लेट f of x1 इक्वल टू f of x2। f of x1 क्या होगा x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख भी देना x1 x2 जो है ना नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ से x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि x1 x2 नेचुरल नंबर लिया है तो x1 इक्वल टू x2 ही आएगा, तो देयरफॉर ये 1 1 हो गया। और फिर चेक करने के लिए क्या बताएं, fx को y माना, तो ये fx को y डाल दो यहाँ पे, y इक्वल टू आ गया x स्क्वायर। अगर से x निकालोगे आप तो क्या आएगा प्लस माइनस रूट y। अब हर एक y बिलोंगिंग टू 4 डोमेन, we don't have x in the domain. For an example, for y equal to 2, x equal to plus minus root 2, and which does not belongs to natural number. So therefore, not on. समझे? ये डोमेन चेंज करने से इसका बिहेवियर चेंज हो सकता है। डोमेन नेचुरल नंबर लिया तो 1 1 है, डोमेन अगर इंटीजर का होगा तो 1 1 नहीं रहेगा। हाँ क्वेश्चन नंबर 2 इसी का सेकंड पार्ट है। Then such that z to z and given by fx equal to x square। ये 1 1 है कि नहीं? नहीं है। लेट करेंगे f of x1 equal to f of x2 where x1 comma x2 belongs to integer। f of x1 है x1 square, f of x2 है x2 square। यहाँ से x1 equal to क्या हो जाएगा प्लस माइनस x2। x1 की दो वैल्यू आ सकती, तो सिर्फ x1 equal to x2 आ सकता है। तो इसका मतलब क्या एक ही जगह लगेगा, इसका स्क्वायर हटाएगा ना तो कर सकते हैं। अच्छा इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, f of 1 निकालो, क्या आता है f of 1 क्या आएगा यहाँ से? हाँ 1 आएगा। f of -1 तो देखो दो डिफरेंट इनपुट का सेम आउटपुट आ गया तो मेनी 1 हो गया। हाँ क्योंकि अगर नहीं है तो काउंटर जैसा काफी है, जब है तब ऐसे ही करना पड़ेगा। So it is anyone, दो इनपुट का सेम आउटपुट आ गया। ऑन टू है कि नहीं है? क्यों नहीं ऑन टू? fx को y मान लेंगे तो y इक्वल टू x स्क्वायर, x इक्वल टू रूट y। अब जैसे y को -1 ले लो, y -1 ले सकते थे, ये इंटीजर्स है। So for y equal to -1, x is root minus plus minus 3 plus minus minus 3, x equal to plus minus I होता है जो कि बिलोंग नहीं करता है z।
therefore not audible. समझे? इसका थर्ड पार्ट करोगे, ये सब आप लोग करके दिखाओ, ऊपर लिख के दिखाओ, सारा पार्ट हो गया, कहानी कहाँ लिखा कोई बात नहीं। इसके बाद सारे आप करके दिखाओगे। तो लिखो समझो। आंसर चेक करो, साफ सही है। सर वहां पर x1 x2 नेचुरल नंबर था, इसलिए x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर x1 इक्वल्स टू x2 हुआ ना। नहीं, यहाँ पे तो प्लस माइनस एक्स भी हो सकता है, क्योंकि ये इंटीजर है ना, नेगेटिव नंबर भी चलेगा यहाँ। यस सर। और तो डाउट क्या था फिर समझा नहीं। सर वही पूछ रहा था मैं। ओके, गलत है कोई बात। अभी
वही होता है, इनको क्या भी सर सर मेरी भी दूसरी क्लास, मुझे भी जाना पड़ेगा। चलो ओके। ये गलत भी होता ना, आया होगा लेकिन माइनस क्यों क्यों और आंसर प्लस माइनस में करना है, स्क्वायर डाटा से प्लस माइनस ये रिजल्ट को एक्सक्लूड है फिर को ये वाला सही तो में जो यहाँ पे ऐसे ले लो y और y इक्वल टू j y को अगर आप 3 रखो तो तुझे उनका 3 नेचुरल नंबर नहीं है। हाँ जी ओके आंसर क्या देखो मैं सही कर लिया ना, मेथड चेक करता ना कि कैसे लिखते हो। क्वेश्चन नंबर 2 करो, सॉरी 3, क्वेश्चन नंबर 3 ऑनलाइन वाले बच्चे फोटो खींच के भेजो, मैं चेक करूंगा। क्वेश्चन 3 prove that the greatest integer function f, here a greatest integer function है
real number to real number given by f of x equal to reverse integer x is neither one nor one. Where this is not reverse integer less than or equal to x. ये one है कि नहीं है? तो नहीं है? Also, 3.5 is 3.6 is equal. one नहीं है. तो f of 1.1 निकाल लो. ये 1 आ जाएगा. f of 1.9 निकाल. ये भी 1 जाएगा. तो ये नेचुरल नंबर रियल नंबर लिखा हुआ. अगर नेचुरल नंबर रहेगा तो हो जाएगा. तीसरे मतलब नहीं हुआ. हाँ इंटीजर भी हो जाएगा. इंटीजर हो जाएगा. ठीक उसका आंसर वही आएगा. चाहिए मेनी वन नहीं. ऑन टू कैसे चेक करोगे? यहाँ पे जो रेंज है ना वो है इंटीजर. इसका आंसर हमेशा इंटीजर ही आएगा. और कोड डोमेन क्या है? पूरे रियल नंबर में से सिर्फ जेड यूज हुआ, बाकी सब आ गया है. तो ऑन नॉट ऑन. ये भी तरीका है ऑन को चेक करने का. रेंज इक्वल टू कोड होता है. ठीक है. सर इसमें एग्जाम्पल नहीं यूज कर सकते? यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, एफ एक्स को वाई मानोगे तो एक्स निकाल नहीं पाओगे बेसिकली. यहाँ पर एक्स वाई के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे. मान लीजिए एफ एक्स को वाई मान लिया. यहाँ से अगर एक्स निकालूंगा तो वाई बहुत सारे आएंगे. पता नहीं क्या आएगा. तो वही तो सर प्रूफ करना है कि बहुत सारे आ रहे हैं. हाँ तो ऐसे ये निकल दिया ना. ये वाला समझ में नहीं आया. इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का रेंज क्या होगा? इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रेंज होता है जेड. इसलिए नाम ही है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर. इसका अगर ग्राफ बनाओगे ना इसके रेंज में देखो क्या आ रहा है. -2 आ रहा है, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2. रेंज में सिर्फ इंटीजर आ रहा है. ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर 1 के बाद सीधा 2 हो जाएगा. समझ लो. तो सिर्फ इंटीजर वाई की वैल्यू एक -2 आई है, एक -1 आई है, एक 0 आई है, एक 1 आई है और एक 2 आई है. तो इसमें वाई की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? इंटीजर है. ग्राफ भी बना सकते हो. ग्राफ से ही एक तरीका होता है 1 1 और मिनी 1 चेक. जे वाले को उसमें ग्राफ से भी हो करते हैं. ये ग्राफ से 1 1 नहीं है. बताओगे जरा कैसे? इस ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि 1 1 नहीं है. 1.1 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर का नहीं आ रहा है. 1.5 पे भी क्या दे रहा है? वही दे रहा है. 1.9 पे भी क्या दे रहा है? वही दे रहा है. तो अलग अलग इनपुट लिया लेकिन आउटपुट से सबका सेम आ गया. ऑन टू कैसे? ग्राफ से देख के बता सकते हैं. ऐसा बहुत सारा वाई है. कैसे सोचो, इसका रेंज इंटीजर आ रहा है और कोड डोमेन क्या है? रियल नंबर. तो कोड डोमेन में बहुत सारा खाली रह जाता है. नहीं समझे? इसमें ग्राफ भी बना सकते हो सपोर्ट के लिए.
ये फंक्शन दिया हुआ है ना, तो आर टू आर, ये डोमेन है और ये को डोमेन है। बस और क्या होता है, एक रेंज भी होता है। हाँ, निकल के आता है। Question number 4. Question number 4 बोलता है, so that the modulus function f such that r to r of function f(x) equal to, so that the modulus function f r to r given by f(x) equal to mod x is neither 1 nor on. ये 1 है क्या? 1 तो नहीं, क्योंकि f of -1 क्या है? -1 का mod तो 1 है। f of 1 क्या है? 1 का mod 1 है, तो नॉट 1 और 2 है कि नहीं? कैसे चेक करेंगे? और 2 सर इसमें सिर्फ रियल आंसर आएंगे उसके रेंज में, सॉरी पॉजिटिव आंसर आएगा रेंज में, और कोड में भी जा सकते हैं। ये mod x का ग्राफ है। mod की वैल्यू मिनिमम 0 होगी या उससे बड़ी होगी। इसका रेंज है ना, रेंज है इसका 0 से लेके इन्फिनिटी, और कोड डोमेन है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। रेंज ऑफ कोड डोमेन सेम नहीं, रेंज नॉट इक्वल टू कोड डोमेन, therefore not on to। सर ऑन टू के लिए यही करना है ना, कोडोमेन और रेंज को इक्वल या ना इक्वल बताना है। हाँ, कभी कभी इसी से हो जाएगा, नहीं, इसी तरीके से। कभी ना रेंज ऑफ कोड डोमेन निकालना ज्यादा ठीक है। बताओ तो आपने डिफरेंस सोल्यूशन का फोटो खींच के भेजा, डिफरेंस सोल्यूशन है ना, चैप्टर वाइज ओके। हाँ जी, समझ में आया कि नहीं? पक्का आगे। अच्छा, आउटपुट चेक करने का सिर्फ ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेंज निकालना आसान था इसलिए यूज कर दिया। ज्यादा जगह वही होता है, y को 1/y को fx को y मानते हैं, फिर x निकालते हैं y के टर्म, फिर बताते हैं कि हर y के लिए x है कि नहीं। ठीक है, ओके सर। दोनों बात पता होना चाहिए। कभी रेंज कोड पता नहीं चाहिए, जैसे यहाँ पे रेंज बताना जा रहा है, बल्कि यहाँ पे fx को y मानता है, तो fx को y मानता है, तो y इक्वल टू mod x होता है। यहाँ से x कैसे निकालेगा? x निकाले, हाँ, प्लस माइनस y
अगर y निगेटिव है तो नहीं आ पाएगा, तो हाँ और नहीं है तो इसीलिए रेंज निकालना इजी था यार। समझ लो, अब तो सुनो फाइल सिग्नल फंक्शन, यहाँ पर सिग्नल फंक्शन लिखा हुआ है तो पॉजिटिव नंबर होगा तो मान होगा आपका 0 होगा नहीं, नेगेटिव वो उसमें मिसिंग है, -1 आना चाहिए वहां पर। सर ये सिग्नम फंक्शन डिफाइन तो गलत कर रखा है। हाँ, लास्ट सिग्नल फंक्शन होता है सिग्नल फंक्शन होता है f of x equal to 1 if x is greater than 0 and 1, no not 1, 0 if x is 0 and -1 if x is less than 0। जब ग्राफ भी एक तरीका होता है शो करने का, ग्राफ से भी शो कर सकते हैं। जब बताओ f of 2 क्या है यार, और f of 7, ये दो डिफरेंट इनपुट का सेम आउटपुट आ जाएगा, ये वर्बल नहीं नॉट। सर ये mod x by x होता है, मॉड एक्स में एक्स भी होता तो फिर अगर 0 डालेंगे तो वो 0 कैसे आएगा? है, नहीं वो 0 पीरियड से अलग से डिफाइन होता है, समझ रहे हो? इसका दूसरा डेफिनेशन भी होगा fx इक्वल टू mod x by x if x is not equal to 0 तब होता है। अपने आप अगर x 0 से बड़ा होगा तो mod x प्लस x में खुलेगा और ये 1 आ जाएगा, अगर x 0 से छोटा होगा तो mod x माइनस x में खुलेगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो इस चीज को ऐसे भी लिखा था पहले, ये भी सिग्नल फंक्शन है लेकिन 0 के लिए अलग से डिफाइन होना चाहिए। ओके सर। समझा? ऑन टू है कि नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि इसके रेंज में तीन ही एलिमेंट्स -1 आएगा, 0 आएगा या 1 आएगा, और कोड डोमेन क्या दिया है? रेंज is not equal to कोड डोमेन, therefore not on to subject। Question number 6। हाँ, कितना टाइम हो गया? 29 मैं छोड़ देता हूँ, मुझे पता है क्लास जब आप लोग फोटो छोड़ी हुई है, एक आध बार 6:15 हुआ है। होमवर्क में पता क्या रहेगा? तो ये एक्सरसाइज में रहेगा, होमवर्क में रहेगा मैं आगे शर्मा के क्वेश्चन भेजूंगा, जरूरत नहीं आपको लेने, जहाँ से हमें जब जब उसकी जरूरत है ना वो मैं फोटो खींच दूँ। सब चैप्टर में आगे शर्मा करना जरूरी नहीं है, पर रिलेशन फंक्शन में करना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशन फंक्शन में जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के वो उतने दमदार नहीं है, इसलिए आपको आगे शर्मा करना पड़ेगा।
ज्यादा नहीं, 13%। थर्टी 14 है। सर क्या हाँ, वो क्या है? होमवर्क मैं भेजूंगा ग्रुप पे। आज के लिए नहीं रखते बच्चों, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम।